मालवा की लड़ाई सड़क पर आई। मालवा का मैसेज, 2023 का संदेश। आने वाले कुछ दिन मालवा निमाड़ न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश की सुर्खियों में रहने वाला है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा और उसके जवाब में बीजेपी की गौरव यात्रा ने पूरी सियासत का रुख मालवा निमाड़ की तरफ मोड़ दिया है। प्रियंका गांधी की मौजूदगी ने यहां हलचल बढ़ा दी है। जाहिर है कि एमपी की सियासत में मालवा निमाड़ शुरू से ही किंग मेकर की भूमिका में रहा है। इस इलाके की हार जीत के बड़े मायने हैं। अगर बात बीजेपी की करें तो मालवा में बीजेपी शुरू से ही मजबूत रही है, लेकिन 2018 के चुनाव के बाद उसका फोकस इस इलाके पर ज्यादा दिख रहा है। जाहिर है ये वो इलाका है जहां से राजधानी भोपाल का रास्ता तय होता है। मालवा सदैव से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। पिछले चुनाव में कुछ 19-20 हो गया था, लेकिन पार्टी ने जिस तरीके की वहाँ गतिविधियाँ, कार्यक्रम लगातार और जनहितैषी काम हुए हैं, गरीब कल्याण के कार्यक्रम यूँ पूरे मध्य प्रदेश में हुए हैं, देश भर में हो रहे हैं, लेकिन मालवांचल भी उससे अछूता नहीं है। इसलिए वहाँ लगातार हमारे कामों के कारण, पार्टी के संगठन के कारण मैं कह सकता हूँ कि इस बार मालवांचल भारतीय जनता पार्टी के साथ वैसा ही साथ देगा जो 2018 के पहले साथ देता था। एससी और एसटी वोटर्स के लिहाज से भी ये जोन काफी अहम है। आकलन करें तो पिछले 5 विधानसभा चुनाव के नतीजे ये बताते हैं कि इस जोन में जिस पार्टी को कामयाबी मिलती है, प्रदेश की सत्ता उसे ही मिलती है। मालवा निमाड़ में विधानसभा की 66 सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में 66 सीटों में से 35 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, तो बीजेपी को 28 सीटें मिली थी। जबकि 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मालवा निमाड़ में 57 सीटों पर अपना कब्जा किया था, जबकि कांग्रेस को महज 9 सीटें मिली थी। लेकिन कांग्रेस 2018 वाला ही प्रदर्शन दोहराने की कोशिश में है। राहुल की यात्रा का रूट भी इसका एक उदाहरण है। निमाड़ मालवा पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में रहेगा, क्योंकि किसान इतने परेशान है। निमाड़ मालवा के किसान, मजदूर, बेरोजगार, इन्होंने जो वादे करके सरकारें बनाई थी, और राहुल जी के आने से बहुत मजबूत रहेगी कांग्रेस। 2023 भी जीतेंगे, 2024 में भी जीतेंगे। प्रदेश की 47 विधानसभा सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है, जिनमें सबसे ज्यादा मालवा निमाड़ में आती है। वहीं मालवा निमाड़ संघ की नर्सरी माना जाता है। संघ का सबसे ज्यादा फोकस यही रहता है। मध्य प्रदेश बीजेपी के ज्यादातर बड़े नेता इसी अंचल से निकले हैं, तो कांग्रेस का वनवास भी इसी इलाके में जीत के साथ खत्म हुआ था। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मालवा निमाड़ सबसे महत्वपूर्ण साबित होता रहा है, और 2023 के लिए दोनों ही दलों ने अपनी अपनी ताकत इस हिस्से में झोंक रखी है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है मालवा में महाजंग। जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा के लिए जो मध्य प्रदेश का हिस्सा चुना गया, उसका एक बड़ा, हालांकि जिस तरह की टोपोग्राफी राजस्थान तक जाने के लिए ज़रूरी थी, उसका रास्ता बुरहानपुर से नीमच होते हुए राजस्थान पहुंचने का ही था, अगर मालवा होते हुए आगे बढ़ के राजस्थान जाने का ही था। लेकिन फिर भी ये हिस्सा ये भी बताता है कि ये कितना पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट है, न सिर्फ बीजेपी के लिए, न सिर्फ कांग्रेस के लिए, बल्कि बेहिचक राजनीतिक पर्यवेक्षक ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश का ये हिस्सा सरकार बनाने में, जिसे आप मालवा और निमाड़ कहते हैं, सरकार बनाने में सबसे अहम रोल प्ले करता है। और ये एक ऐसा हिस्सा भी है जो मध्य प्रदेश का पंजाब या हरियाणा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ किसान संपन्न हैं और पानी के साथ फसलों को लेकर किसानों का नज़रिया आधुनिक है। आधुनिक तौर तरीके से वो खेती करते हैं, इसलिए पॉलिटिकली भी वो बहुत एक्टिव है और राजनीति में वो अपना स्थान भी चाहते हैं। और राजनीतिक दलों, और मध्य प्रदेश में तो 2 ही दलों की राजनीति है, तो उसमें भी वो काफ़ी गहन अभिरुचि रखते हैं। तो आज इसी अहम मसले पर हम बात करेंगे, और पहले उन 3 सवालों पर आप नज़र डालिए जिन 3 सवालों के इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा घूमेगी। क्या एमपी की सियासत का केंद्र मालवा बन गया है? क्या मालवा की लड़ाई 2023 में निर्णायक साबित होगी? क्या मालवा निमाड़ की जंग आदिवासियों को लुभाने की कोशिश है?
और मालवा निमाड़ का ये जो एरिया है ये आदिवासी बहुल एरिया भी है। आप ओबीसी डोमिनेटिंग बड़ा एक हिस्सा भी है, और कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहां माइनॉरिटी और दलित वो भी कम से कम आप कह सकते हैं कि चुनाव को एक निर्णायक दिशा देने में अहम रोल अदा करते हैं। और यही वजह है कि दोनों ही राजनीतिक दल इस बहुरंगी मालवा में अपनी जमात, अपनी शतरंज की बिसात बिछाने में जुट गए हैं। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस जिसने पिछले चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन यहाँ किया था, वो राहुल गांधी के भरोसे भी नैया पार करने की उम्मीद लगा के बैठी है। कितनी उम्मीदें पूरी होंगी चुनाव बताएगा। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। मनोज सैनी है मेरे साथ, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ रहेंगे। रजनीश अग्रवाल जी हैं, बीजेपी के युवा नेता, प्रदेश मंत्री। वो बतौर बीजेपी की आवाज़ अपनी राय, बीजेपी की राय हम तक पहुंचाएंगे। और साथ ही डॉक्टर अशोक मरकोले कांग्रेस के विधायक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और वो भी कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे। मनोज, सबसे पहले मैं आपको समझूंगा, आपके ज़रिए ये समझूंगा कि किस तरह से मालवा महत्वपूर्ण है दोनों ही दलों के लिए, और फिलहाल राहुल गांधी की यात्रा के ज़रिए कांग्रेस के लिए ये क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, तैयारियां हैं। और निश्चित तौर पर जब आपका कोई बड़ा नेता गुजरता है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएँ या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएँ या जेपी नड्डा साहब आएँ या राहुल गांधी आएँ या फिर जो नए अध्यक्ष हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन साहब वो आएँ, ये तमाम चीज़ें कार्यकर्ता को भी एकजुट करती हैं, नेताओं को भी एकजुट करती हैं। तो किस तरह आप मालवा की जंग को देख रहे हैं? देखिए, मालवा की जंग बहुत अलग है और निश्चित रूप से इसका जो मैदान है वो भी दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ से सजा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में है, कांग्रेस भी मैदान में है, और बीजेपी को तो आप इसी रूप में देख लीजिए। कुछ दिन पहले ही महाकाल लोक का जब लोकार्पण हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। उससे पहले 2 जनजाति के कार्यक्रम हुए हैं, उसमें भी अमित शाह जी या मोदी जी पहुंचे हैं। लेकिन कांग्रेस भी इस बात को समझ रही, क्योंकि 2018 के जब चुनाव हुए तो 2013 की तरह प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला, बल्कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस ठीक रहा। पर बिंद ने साथ दिया भारतीय जनता पार्टी का, महाकौशल से भी ठीक ठाक स्थिति रही। ओवरऑल यदि हम दोनों बात करें मालवा निमाड़ और महाकौशल बिंद की, लेकिन आज बात मालवा पर है, तो अब दोनों दलों को ऐसा लगता है कि कांग्रेस ये चाहती कि जिस तरह पिछले दफ़ा चुनाव में 2018 में करीब 30 सीटों पर कांग्रेस वहाँ पर दिखाई दी थी, तो वो चाहती है कि वो स्थितियाँ हमारी बनी रहे। और इसीलिए राहुल गांधी की जो यात्रा है वो करीब 25 सीटों को प्रभावित करेगी, जहाँ से गुजर रही है वो 25 सीटें। और 25 सीटें वो है जिसमें कुछ सीटें तो कमज़ोर है, जिस पर कांग्रेस का बड़ा भारी फोकस है, क्योंकि दोनों कद्दावर नेता है। चाहे हम दिग्विजय सिंह जी की बात करें या कमलनाथ जी की, रणनीतिकार भी है। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का सत्ता का चाबी जो मिलती रही है वो मालवा से मिली है, और संघ का गढ़ भी माना जाता है। इसलिए आप देखिए 4 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही बीजेपी इंदौर में जनजाति का, और ये अब तक का जो मेरी जानकारी में है सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें जनजाति वर्ग के तमाम लोग पहुंचने वाले। और वही 2 नए निर्णय भी शायद सरकार लेते हुए इसमें नज़र आएगी। एक तो ये कि भंवर कुआं जो है उसका नाम बदलकर अब टंट्या मामा के नाम से हो जाए, शायद उसका एक नाम बदल दिया जाएगा। और एक और बड़ी सौगात मुख्यमंत्री देने जा रहा है, यानी मालवा को साधना दोनों ही दलों के लिए है। और बीजेपी ये मानकर चल रही कि जितना लूज पिछली बार किया था उससे बेहतर परफॉर्मेंस हमने किया तो हम सत्ता तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो 100 सीटें लगभग बीजेपी के खाते में आई है, आखिर अब उससे आगे कैसे बढ़ेंगे, तो उससे आगे बढ़ने के लिए मालवा निमाड़ पर ही दोनों दलों का फोकस है। रजनी जी, आप किस तरह देखते हैं? निश्चित तौर पर संघर्ष तो मध्य प्रदेश के हर एक अंचल में होगा, और 2 ही दलों की राजनीति है, तो संघर्ष का कोई ध्रुवीकरण भी कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कोई सिरा मध्य प्रदेश में तमाम कोशिशों के बावजूद किसी तीसरी राजनीतिक शक्ति का नहीं है। तो लड़ाई तो हर क्षेत्र में ज़बरदस्त होती ही आई है कांग्रेस और बीजेपी की, लेकिन कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां बीजेपी भी अपना फिंगर क्रॉस करके चलती है और कांग्रेस भी चलती है। मालवा निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार बनाने का केंद्र बिंदु है। आप अभी किस तरह देखते हैं वहां राजनीतिक समीकरणों को? देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस स्वयं डरी हुई है भारत जोड़ो यात्रा के पॉलिटिकल परफॉर्मेंस को लेकर। इसलिए आपने देखा होगा
कि जो इनके बड़े नेता हैं, छोटे नेताओं की मैं बात नहीं करता, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता इस जिम्मेदारी से जुड़े हुए हैं, वो कभी ये नहीं कहते कि राजनीतिक यात्रा है या चुनावी लाभ हानि की दृष्टि से यात्रा है या कोई प्रचार की दृष्टि से यात्रा है, वो स्वीकार नहीं करते। इसको यहां तक कि गैर राजनीतिक यात्रा भी करार देते हैं, ये कई बार आपने देखा होगा। तो ये कहीं बाद में आकलन चुनाव में राहुल गांधी जी के निगेटिव ना चला जाए, इसलिए पहले से ही ये सावधानी कांग्रेस के नेताओं से बढ़ती जा रही है, क्योंकि ऐसा होने वाला है। दूसरी बात है कि जो पिछले चुनाव के परिणाम को लेकर बात कही गई, देखिए पिछले 2018 के चुनाव में उधार का जनाधार था कांग्रेस के पास। एक अलग से वर्ग खड़ा हुआ जिसने जयस के नाम से अपनी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी खड़ी करने की कोशिश की, तमाम प्रकार के मुद्दे उठाने की कोशिश की, भ्रम वहां खड़ा किया गया और बाद में वो कांग्रेस की टोकरी में आया। तो उधार का जनाधार वो सबने देखा, सबको पता है, लेकिन काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। परिस्थितियां बदली है, वहां के जो स्थानीय स्तर के नेता हैं उनके ध्यान में भी आया है और इसीलिए जयस में भी संघर्ष हुआ। 4-4, 5-5, 6-6 टुकड़े, अलग अलग धड़े, अलग अलग उनके नेता, और फिर उसके बाद में कांग्रेस को जयस के समझ, वो अलग कहानी है। लेकिन कुल मिलाकर मालवा और निमाड़, बाद में लोकसभा चुनाव के बाद नगरीय निकाय चुनाव, और अब फिर जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देगा। मैंने कहा बीच में 2 प्रकार के चुनाव सिंबल पर हुए, उसमें भाजपा को समर्थन दिया है, आगे भी देखो। डॉक्टर अशोक मरसकोले साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। आप किस तरह देखते हैं राजनीतिक संतुलन को? पिछली बार आपने कुछ, बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन कुछ सीटें आपने बीजेपी की तुलना में अधिक हासिल की थी और यही वजह था कि सरकार बनाने की सीढ़ी तक आप पहुंचे भी थे। हालांकि बड़ा नज़दीकी मामला था, लेकिन आप पहुंचे थे। अब राहुल गांधी की यात्रा भी गुजर रही है और उसको लेकर भी आप उम्मीद लगाकर बैठे ही होंगे, और आपके तमाम बड़े नेता इस समय मालवा में डेरा डाले हैं, कार्यकर्ताओं का हुजूम है। इन परिस्थितियों में किस तरह से देखते हैं आप मालवा में कांग्रेस की संभावनाओं को? देखिए, पिछले 2018 के जो चुनाव की बात करें तो मालवा और निमाड़ में तकरीबन 66 सीटें होती है, जिसमें से 35 सीटें लगभग कांग्रेस के पास में आई थी। आप हमारे जो नेताजी उधार की जनाधार की बात कह रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा सच्चाई तो यह है कि आज बीजेपी डरी हुई है। 18 साल के शासन में चलाने के बाद भी जिस प्रकार से इवेंट में लगी है, महापुरुषों के माध्यम से ट्राइबल्स तक पहुंचने की जो बातें हो रही है, जबकि उनको 18 साल में उनको ट्राइबल्स के लिए अच्छे प्रोजेक्ट बनाने चाहिए थे, उनके मूलभूत सुविधाओं की बातें होनी चाहिए थी। ये नहीं करके आप कभी राज्यपाल पे पहुंच जाते हैं, कभी राष्ट्रपति पे पहुंच जाते हैं, महापुरुषों की प्रतिमाओं की बात करने लगते हैं। इसके माध्यम से इवेंट करके आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी, चलिए, मुझे लगता है कि कुछ तकनीकी व्यवधान बीच में हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि फिर अशोक मरसकोले जी से उनकी रिएक्शन लें। डॉक्टर साहब अगर जुड़ गए हों तो टीम मुझे सूचित करे तो मैं फिर उनकी रिएक्शन लूं। आवाज आ रही है मुझे? हाँ, बोलिए बोलिए डॉक्टर साहब, अपनी बात कंटिन्यू करिए। जी, भारत जोड़ो जो यात्रा है ये वास्तव में पूरा कन्याकुमारी से लेके जहां पर 2200 किलोमीटर तक की मध्य प्रदेश में अभी खंडवा से आगे बढ़ी है। मैं आपको बताना चाहूँ किसी भी प्रकार से शुद्ध रूप से इसको, चाहे किसानों का समर्थन हो, युवाओं का समर्थन हो, इनसे जुड़े मुद्दे, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या फिर इस वर्ग में जो भेद है, इसको महसूस जो जनता कर रही है वो बहुत अधिक संख्या में बिना किराए से किसी को लिए हुए आ रहे हैं, वो समर्थन में आज। आपकी आवाज़ में बीच में कुछ व्यवधान है डॉक्टर साहब, और मुझे लगता है आप हमसे थोड़ा दूर जरूर हैं, मध्य प्रदेश में शहडोल के समीप से आप हमसे बात कर रहे हैं, लेकिन अब तकनीक बहुत संपन्न है, तो मैं आपकी टीम से भी आग्रह करूंगा कि अब तो दनादन जी चले आ रहे हैं, 4G के युग में हम हैं, 5G का इंतज़ार है। आज तो मालवा में ही है शायद। जी जी, तो आप बढ़िया सुविधाओं से लैस होकर जुड़ेंगे तो और सुविधा संपन्न होकर हम आपको सुन पाएंगे। मैं फिर लौटता हूं आपकी तरफ, तब तक उम्मीद करूंगा कि आपकी टीम थोड़ा सा ऑडियो और ये प्रॉब्लम दूर कर लेगी, और अगर हमारी टीम के एंड पे कोई समस्या होगी
तो हमारी टीम भी दूर कर लेगी, दोनों टीमें चौकस हो जाएं, मुस्तैद हो जाएं। जी मनोज, मुझे समझाइए कि दोनों तरफ से बातें हैं। रजनीश जी ने एकदम खारिज किया, उन्होंने यात्रा को ही उधार की यात्रा करार दिया है, और दूसरा उनका आत्मविश्वास इसलिए खनक रहा है कि मालवा एक बहुत विश्वसनीय साथी रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और इसकी वजह ये भी रही है कि संघ के और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की भूमि रही है मालवा। कुशाभाऊ ठाकरे से लेकर कैलाश विजयवर्गीय से लेकर सुंदरलाल पटवा जी, और पीछे चलते जाइए आप, कैलाश जोशी, सुंदरलाल पटवा जी, तमाम ये जो दिग्गज नेता हैं, वीरेंद्र सकलेचा जी, ये तमाम बड़े नेता मालवा निमाड़ से ही आते रहे हैं। किस तरह से आपको लगता है कि 4 तारीख के कार्यक्रम की आप बात करें, और बीजेपी का लगातार मिशन आदिवासी आगे बढ़ ही रहा है और उसको लेकर वो आगे बढ़ रही है, और राहुल गांधी की यात्रा के मद्देनज़र 4 तारीख के कार्यक्रम में तब तक वो यात्रा रवाना हो चुकी होगी मध्य प्रदेश से, तो निश्चित तौर पर उसका जवाब और उसके माकूल मंच पर उत्तर भी देने की बीजेपी कोशिश करेगी। इसे आप किस तरह देखते हैं? देखिए, दोनों तरह की बातें। एक तो ये कि सर्वाधिक सीटें भी मालवा निमाड़ से आती है, और दूसरा जनजाति की सीटें भी सबसे ज़्यादा मालवा निमाड़ से ही आती है, और इसीलिए दोनों ही दलों का फोकस है। आज भी आप देखिए, राहुल गांधी जब अपने भाषण की शुरुआत कर रहे थे तो वो जय जौहर बोल रहे थे, जय जौहर जय आदिवासी, ये जयस का नारा जयस की तरफ से सुनाई देता हमें मंचों पर। लेकिन आज उन्होंने अपने मन से इसकी शुरुआत की, और उनके भाषण के दौरान भी संघ निशाने पर था। वही पुरानी मतलब उसी तरह की बातें कि हम वनवासी नहीं कहते, हम आदिवासी कहते हैं। तो वो समझ रहे हैं कि संघ की यहाँ कितनी पैठ है, मालवा में बीजेपी की कितनी पैठ है। लेकिन बड़ी बात यह है शरद जी कि जिस तरह की रणनीति पर अब कांग्रेस बढ़ रही है, या राहुल गांधी के भाषण को हम देख लें, या दिग्विजय सिंह या कमलनाथ जी जिस तरह की रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें लगता है वो बीजेपी की रणनीति के तहत ही आगे बढ़ रहे हैं, उसी को समझ रहे हैं। क्योंकि यदि वो जहां थे पिछली बार 2018 में, उससे बेहतर परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी देना चाह रही, इसीलिए जनजाति को जोड़ने की बात हो रही। जनजाति लगा कई सारे ऐसे कार्य। जी समझना चाहूँगा आपसे, ये सवाल मेरे मन में भी एक पत्रकार के तौर पर आता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राजनीतिक संगठन है। हालांकि कांग्रेस का और अपोजिट जो बीजेपी की राजनीति की मुखालिफत करने वाले राजनीतिक दल हैं, उन सब का कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एक वैचारिक सहयोग, आधार और परामर्श देता है, ऐसा उनकी सोच और दृष्टि में है। जनता के बीच में संघ को लेकर क्या दृष्टि सोच है? मैं दक्षिण भारत, केरल जहां वामपंथी सरकार है, या तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में, वहां की बात अगर मैं हटा भी दूं, तो उत्तर भारत की एक बड़ी पट्टी में संघ को लेकर मुझे कोई नकारात्मक दृष्टि लोगों के मन में नजर नहीं आती है। ऐसे में संघ को लाकर राहुल गांधी क्या अपनी पार्टी के एजेंडा को आगे रखते हैं, और क्या इससे बीजेपी एकजुट नहीं होती कि संघ पर जब बात होती है, जो कि मानस माता पिता के तौर पर हैं बीजेपी के, तो ये रणनीति मैं समझना चाहूंगा। देखिए, हमें लगता है कि यही रणनीति। एक तो ये कि संघ वहाँ पर सबसे ज़्यादा धर्मांतरण की बात भी होती रही, जहाँ हुआ कि हम बात कर लें, या फिर खरगोन की तरफ जाते हैं, बड़वानी की तरफ जाते हैं, तो यहाँ एक आरोप प्रत्यारोप लगता रहा। जहाँ तक संघ की बात करें तो संघ की विचारधारा को लोग दरकिनार नहीं करते, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो जनजाति का वर्ग हो। और इसीलिए वो तो कहते, वो भी कहते कि आदिवासी यानी आदिकाल से, आदिकाल की जब बात आती तो शिव तक चली जाती, क्योंकि शिव को पूजने वाले थे, फिर वो एक अलग तरह की राजनीति हो जाती। लेकिन संघ को दरकिनार नहीं किया जा सकता। पर संघ पर यदि आप आरोप लगाएंगे तो कांग्रेस को ये लगता है कि एक निश्चित कम से कम कुछ ऐसा वर्ग है जिसको हम अपनी तरफ ले आएंगे। तो लेकिन ये रणनीति अभी भी समझ से बहुत ज्यादा राजनीतिक तौर पर, कि चाहे वीर सावरकर की बात हो या संघ की बात हो, वो कई कांग्रेस क्या अपने एजेंडा को लेकर आगे बढ़ती है और वो उसको एक वैचारिक आधार मानती है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। रजनी जी, आप किस तरह से देखते हैं इसको, और क्या जो ये बातें कही भी जाती हैं कि संघ पर जब कोई बात होती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बनता है, और वो और अधिक शक्ति से अपने विचार और अपने मानस मातृ पितृ संगठन की तरफ उसके प्रति एक जिस तरह का उसके मन का भाव है, पूरी ताकत से वो उसके संरक्षण में और ताकत से जुट जाता है। देखिए शरद जी, ऐसा है कि इस देश में वामपंथी किनारे लग चुके हैं। वामपंथी जो अलग अलग मुखौटा पहनकर इस देश में काम कर रहे थे, अलग अलग संस्थानों पर काबिज थे, राजनीतिक हो चाहे गैर राजनीतिक हो, वो सब किनारे लग चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस का चोला पहना है और बहुत अच्छा चेहरा राहुल गांधी का वो समझकर आज की तारीख में अपना पूरा एजेंडा इनके माध्यम से क्रियान्वित करना चाहते हैं। शकुनी विद्धि वामपंथी जो है उन्हीं का एजेंडा चला रही है, इंदिरा गांधी का भी एजेंडा नहीं है।
अगर इंदिरा जी का एजेंडा होता तो वीर सावरकर के जो तमाम प्रकार के योगदान रहे हैं, जिनको गाया है श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बतौर प्रधानमंत्री, डाक टिकट जारी किया, उनका गौरव गान किया, उनके तमाम प्रकार के संस्मरण उनको याद करते हुए उन्होंने उल्लेख किया, और उससे उलट अपनी दादी से उलट राहुल गांधी जी वीर सावरकर का अपमान करने का काम करते हैं। आदिवासी, ये वामपंथी नैरेटिव खड़ा करने का काम। भाई साहब, संविधान में तो जनजाति है, अनुसूचित जनजाति, आप इसमें कहने में क्यों गौरव का अनुभव नहीं करते? जो तांत्या तांत्या बोल रहे हो, टांट्या भी इस परिवार ने 70 साल में नहीं सीख पाया जननायक का नाम क्या है। ये तांत्या तांत्या अंग्रेजी में लिख दिया, उसको हिंदी में पढ़ दिया, इनको राष्ट्र नायकों के भी नाम नहीं पता जो जनजाति समुदाय ने राष्ट्र नायक दिए इस देश को, तो वो तांत्या बोल के अपना, और 26 जनवरी को जो देश को पैदा कर रहे हैं, उनके मन में क्या विचार में क्या ये देश जान रहा है? ये देश 26 जनवरी को पैदा हुआ। अरे भाई साहब, कौन सी 26 जनवरी को पैदा हुआ? ये तो 15 अगस्त को भी पैदा नहीं हुआ, अंग्रेजों से आजाद हुआ। तो साथ साथ सनातन राष्ट्र है, इसका राष्ट्र का सैकड़ों सालों का इतिहास है, इसलिए ये वामपंथी एजेंडा को क्रियान्वित कर रहे हैं जो संभव नहीं है, ये कांग्रेस को भी किनारे लगा देंगे। डॉक्टर अशोक मरसकुले, सुनी बात आपने रजनीश जी की, वो एक वैचारिक दृष्टिकोण जो कांग्रेस का है और ख़ासतौर से कांग्रेस के अहम नेता राहुल जी का है, उस पर कई सवाल। खैर, वो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, वो चलती रहेगी आप दोनों की तरफ से एक दूसरे के नेताओं को लेकर। लेकिन मुझे समझाइए कि जनता से कनेक्ट के लिए बहुत सारे मसले हैं, ये हमने एक दिन पहले भी बात की है, लेकिन उन मुद्दों के साथ साथ क्या अपने वैचारिक आधार की रक्षा के लिए या उसको और ज़्यादा उसको रेजोनेंस उसका और बढ़ाने के लिए राहुल गांधी वीर सावरकर और संघ का विषय ले आते हैं? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में ये विषय, मैं नहीं कहता कि ये विषय कहीं बड़े अजीब लगते हैं या खटकते हैं, ये कांग्रेस की दृष्टि और सोच का हिस्सा बहुत आरंभ से रहे हैं, खासतौर से 90 के दशक से, लेकिन फिर भी इस यात्रा में इनका रेलेवेंस आप कितना देखते हैं? जी देखिए, ये एक विषय ऐसे आ गया और कह देना, जिस प्रकार से आज गांधी जी और नेहरू जी पे जो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अटैक कर रही है, ऐसे विषय आ जाते हैं जहां पर सावरकर जी की बातें हो जाती है। ऐसे कोई क्लियर कट एजेंडे के रूप में उनकी बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वहां पर पूरा जो फोकस है, चूंकि आदिवासी क्षेत्र है और टांट्या मामा जी की जो बात कहे, राहुल जी ने जो बात कही है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ में आदिवासियों की जो हक और अधिकार की बातें और भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण की उन्होंने बात कही है। जो वनवासी शब्द जो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस यूज करती है, वनवासी क्या है, वनवासी को क्या बोलते हैं? वन में कौन रहते हैं? जानवर भी रहते हैं, जंतु भी रहते हैं, आदिवासी रहते हैं। क्या कहना चाहते हो आप? सीधे तौर पे जो बातें हो रही, आदिवासी की बातें होती है सीधे तौर पे, जो आदिवासी हमेशा आदिवासी की बात कहता आया है। बीजेपी किसी भी स्तर पर ये वनवासी और जनजाति की बात कह रहे हैं। आदिवासी का एक पुरातन जो है कि शुरू से आदिवासी कहलाता है, आदिवासी देश का मालिक या इस सब में जो मालिक ऐसा संबोधन में आता है, उस हिसाब से बात कहती है। आदिवासी वर्ग के बीच में भी संवैधानिक स्तर पर जनजाति का जिक्र है, लेकिन उसमें भी एक मांग उठती आई आदिवासी की। तो यही एक दृष्टिकोण जिसकी बातें चल रही थी अधिकांश तौर पे। आरएसएस का क्लियर एजेंडा, बीजेपी का क्लियर एजेंडा वनवासी और जनजाति पर रहता, उसी का एक रिप्लाई था और उसी के संदर्भ में राहुल जी ने ये बातें रखी। लेकिन अशोक जी ये इसको बहुत स्पष्टता से रखना भी होगा। भगवान राम भी वन में रहे तो उनको वनवासी राम ही कहा गया, वन में रहने वाला ही वनवासी है। और मुझे लगता है कि ये विषय हो सकता है आपकी राजनीतिक दृष्टि में, कांग्रेस की राजनीतिक दृष्टि में एक बड़ा विषय हो, लेकिन जो संवैधानिक प्रदत्त नाम है, अगर जनजाति बहुल क्षेत्र है, ट्राइबल डोमिनेटेड है, तो वो नाम तो वही है, लेकिन किसी नामचीन दार्शनिक ने कहा भी है कि नाम में क्या रखा है। तो नाम को लेकर इस रैशनैलिटी को कितना आप क्लियर करेंगे ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी पॉलिटिकल थॉट को लेकर आगे बढ़ते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उसमें एक ऐसी धारदार स्पष्टता होनी चाहिए कि जो लोगों को तुरंत समझ में आ। रजनी जी, आप कुछ असहमति से अपनी बात कर रहे थे, कुछ सेकंड्स है मेरे पास। जी मैं केवल इसलिए असहमति जता रहा हूं कि माननीय विधायक जी, अनुसूचित जनजाति भी नाम भारतीय जनता पार्टी ने संविधान में नहीं दिया।
संविधान बनाने वालों ने और बाद में भी तमाम प्रकार से उसे स्वीकार करने वालों ने, सभी दलों ने स्वीकार किया जनजाति शब्द को। और जो लड़ाई आदिवासी को लेकर है, ये आदिवासी मात्र नाम की लड़ाई नहीं है, ये वामपंथी एजेंडा है, ये चलिए, ये लड़ाई पैदा जारी करने रहेगी। का एजेंडा है, जी लोगों जी को काटने का एजेंडा है, जिसको राहुल गांधी जी चला रहे, कांग्रेस को जी किनारे लगा रहे अशोक हैं जी, राहुल गांधी। अशोक जी, अशोक जी देखिए, आप पूरे एक एजेंडे पे बात कह रहे हैं। जी 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 चलिए, आप सिर्फ हाँ, पूरी एजेंडे की जो बातें हो रही है, जी। आप उन भाव को, आदिवासियत को समझ नहीं पा रहे, इसलिए ये सब बातें कह रहे चलिए हैं। कभी चलिए, बैठिए, मैं अब आगे समझिए, नहीं बढ़ा उसके पाऊंगा। बाद ये बातें आपको समझ में आ बहुत पाएंगी। शुक्रिया डॉक्टर अशोक मरस्कोले और बहुत शुक्रिया रजनी जी, बहुत शुक्रिया मनोज जी। कुल मिलाकर मालवा एक बैटलफील्ड तो अभी है और आगे जाकर ये बैटलफील्ड और ज़्यादा इंटेंसिफाई होगी लड़ाई के लिए, यहाँ और ज़्यादा सघनता से, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि 60 से ज़्यादा सीटें हैं मालवा निमाड़ की, और इसीलिए मालवा निमाड़ जिसका मध्य प्रदेश में सरकार उसकी, देखते हैं 2023 में कौन बेहतर प्रदर्शन करता है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, और आज का मुद्दा में छत्तीसगढ़ के गढ़ में 76। नमस्कार।